हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे कि प्रकाश क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे। तो चलते हैं आगे। आगे बोलता है नोट है कि आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया, तो आपतन कोण होता क्या है। ए तो है अपारदर्शी सतह, ए हो गई आपतित किरण, और ए जाएगी तो ए हो गई परावर्तित किरण। इसके बीच एक होता है नॉर्मल, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अभिलंब और अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं ना। अब एक और है नोट कि प्रवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया अपारदर्शी सतह। जब अपारदर्शी सतह पर आपतित किरण टकराते और टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। इसके बीच एक 90 डिग्री का कोण के साथ एंगल बनता है जी, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण है यहाँ पे, इसको हम लोग आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसको आर द्वारा प्रदर्शित, तो उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। क्या है इसका, परावर्तन कोण है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ, यानी कि रास्ता, पथ में क्या होता है, रास्ता, वापस लौट जाती है। कैसे, जैसे चित्र में दिखाया गया है। चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ए क्या है, ए है अपारदर्शी सतह। ये क्या है, अपारदर्शी सतह है ना। तो अपारदर्शी सतह बोल लेते हैं, चाहे समतल दर्पण बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर अगर 90 डिग्री के एंगल से अगर हम लोग टॉर्च मारते हैं, चाहे लाइट आ रही है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से आ रही है और जा कितने डिग्री से रही है, तो 90 डिग्री से, यानी कि कट के कितना हो गया, कितना हो गया, 0 डिग्री, यानी कि विचलन इसका हो गया 0 डिग्री। तो जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी ना। अब चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे क्या है, यानी कि वही यहाँ पे बताया गया है क्या, कि आई बराबर 0, यानी कि आपतन कोण कितना हो जाएगा, 0, यानी कि विचलन इसका थोड़ा सा भी हुआ नहीं। ये तो था ऐसे विचलन, ये हो गया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का अभिलंब हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसका विचलन हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ कि इसमें जाके आपतन कोण बनेगा नहीं, यानी कि 90 डिग्री पर आया और 90 डिग्री पे ही क्या हो गया, चला गया, तो कट के क्या डिग्री आ गया, 0 डिग्री। तो आई कितना है, आपतन कोण कितना आ गया, 0 डिग्री, और आर परावर्तन कोण कितना हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 0 ना। आर बराबर कितना हो गया, 0। तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण बोलेंगे ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कहता है। हाँ, प्रतिबिंब, इमेज, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं परछाई ना। परछाई कैसे बनती है, क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। परछाई तो कहता है क्या, इमेज, प्रतिबिंब, वह आकृति जो किसी वस्तु से
निकलने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनती है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनती है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। सूर्य के किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। चलिए, तो इस पे पड़ेगी तो थोड़ा बहुत किरण तो परावर्तन होगा और थोड़ा बहुत किरण अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन माने आर पार, अब परावर्तन माने लौट जाना। सिंपल सा याद रखिएगा कि परावर्तन माने वापस जाना, लौट जाना, और अपवर्तन माने आर पार, किरण आर पार हो जाती है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब इस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद कुछ तो इधर परछाई बनेगी। तो ये परछाई को क्या हम लोग बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, इमेज जिसको बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि वह आकृति जो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनती है ना। परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनती है। आगे है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतिबिंब कहलाती है ना। तो दर्पण 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का दर्पण होता है? 3 प्रकार के। पहले तो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पहले दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तीसरा एक आता है अपवाद में, उसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन होता है? समतल दर्पण होता है ना। हाँ, तो अब देखा जाए क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या है? सूर्य है ना। यहाँ पे बनाते हैं एक हम अवतल दर्पण। क्या बनाए हैं यहाँ पे हम? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि यहाँ से आ रही है ऐसे ना, ऐसे आ रही है, दर्पण से परावर्तन यानी कि लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो मिली कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे मिली? यहाँ पे मिली। कहाँ पे मिली? यहाँ पे मिली। मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है ना। तो यहाँ पे ही क्या बनेगा इसका? यहाँ पे ही बनेगा प्रतिबिंब, इमेज जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला तो है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को। दूसरा आ जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखते हैं पहला कहता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोले थे रियल इमेज। क्या बोले थे हम लोग? रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है
वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब चलिए समझते हैं किसे कहते हैं या क्या होता है इसे। ये तो परिभाषा हो गया। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से ना। तो अगर किसी मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे आई प्रकाश की किरणें, तो कहाँ से होकर जाएगी, ये होकर जाती है फोकस से। कहाँ से होकर जाती है, फोकस। और फोकस के दोगुना दूरी पर होता है वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र होती है। तो अगर ये क्या बोला था कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, एक चीज़ है कि अगर वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश की किरण तो उसी रास्ते पर फिर वापस लौट जाती है। तो कहाँ पे मिली, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, वास्तविक प्रतिबिंब। यहीं पे क्या बनेगा इसका, वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल से याद रखिए कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें अगर वास्तव में ऐसे कटती है, वास्तव में कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती हुई कटती है यानी कि प्रतीत होती है, कैसा, डॉट डॉट से अगर मिलती है तो इसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ बारे में देखते हैं क्या क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगर वस्तु ऐसा रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है, इसका विपरीत। क्या होता है, इसका विपरीत होता है ना। अब चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो कहता है, ये क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें, रे इंग्लिश में बोलते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि पीछे हम बोले कि अगर जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, ऐसे डॉट डॉट लाइन से, अगर कहाँ पे कटी, यहाँ पे, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पे कटती हुई प्रतीत होती है ऐसे डॉट डॉट होते, यहीं पे इसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में, क्या क्या होता है आभासी प्रतिबिंब में। तो बोलता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हाँ, ये तो सही बात है। यानी कि ऐसे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। प्रतिबिंब भी यानी कि सीधा बनेगा, सीधा। दूसरा पॉइंट कहता है आभासी प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। अभी तो बोले डॉट डॉट, जिसको टूटी बोलते हैं, डॉट डॉट से, किसको बोलते हैं, डॉट डॉट से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं टूटी रेखा से दिखाया जाता है। अब कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि नहीं देख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर। हम लोग सिनेमा देखते हैं, वास्तविक इमेज है, हम लोग की परछाई बनती है, पर्दे बनती, वास्तविक इमेज है ना। हाँ, अब चलते हैं आगे, नोट है, ये पूछता है ज़्यादातर बिहार बोर्ड में। जब वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है ना। चलिए समझते हैं क्या होता है इसे। यानी कि समतल दर्पण है, यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। यह है समतल दर्पण। अगर वस्तु के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो इसका प्रतिबिंब भी इधर दर्पण के पीछे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगर हम वस्तु यहाँ पे है 10 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी इसका कितने मीटर की दूरी बनेगा, 10 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। वही बोल रहा है कि जब वस्तु समतल दर्पण से जितने ही आगे होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा।
पीछे बनता है ना। हाँ, अब चलते हैं आगे। आगे क्या समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है, खासियत इसके। तो हम लोग जो घरों में बाल झाड़ने या चेहरा देखने में उपयोग करते हैं उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं ना। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी तो बोले कि यहाँ पे है तो यहाँ पे वस्तु है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा ना, यानी कि दर्पण का पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा बोलता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा करके दिखाता है, अवतल दर्पण में बड़ा करके दिखाता है, उत्तल दर्पण में छोटा करके दिखाता है। लेकिन एक ऐसा मिरर है कि जैसे हैं वैसे ही करके दिखाता है, जिसको समतल दर्पण हम लोग बोलते हैं। यानी कि समतल दर्पण में जैसा चेहरा है वैसे ही दिखाता है बिना फिल्टर के ना। हाँ, अब एक चीज़ और कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व माने उल्टा, समतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा पार्श्व परिवर्तन। इसमें हम लोग अगर बाएं हाथ से खा रहे हैं तो समतल दर्पण में दिखाता है कि दायां हाथ से खाते हैं, अगर दायां हाथ से खा रहे हैं तो समतल दर्पण में दिखाता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं ना। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन बोलो या उल्टा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल वास्तविक इमेज को ही हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और किसी का भी नहीं कर सकते हैं। आगे है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। सही बात है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अभी तो बोले कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम रखें वस्तु की दूरी 10 मीटर पर, तो इधर से भी वस्तु की दूरी कितना पर बनेगा, 10 मीटर। तो दोनों बराबर है। ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो दोनों आपस में बराबर हैं। ये चीज़ बोल रहा है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। अब आता है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं दर्पण के स्टार्ट करते हैं। दर्पण हाँ, पहले देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण में क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण। क्या, खोखले गोले का भाग होता है। जैसे में यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, बीच में इसका सेंटर हो गया। अगर सेंटर यानी कि केंद्र से परिधि तक को, केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। और परिधि से केंद्र तक और केंद्र से परिधि तक के होकर जाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, व्यास। व्यास को एक और नाम से जानते हैं, क्या, कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, बड़ी जीवा कौन है, तो कौन है, व्यास ही है ना। तो ये तो मैथ में चला गया। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, गोलीय दर्पण। तो कह रहा है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। पहले तक हमें गोला बना लेते हैं, क्या होता है गोला, चलिए गोला बना लिए ना। अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग अंदर से पेंट करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल माने उठल, तो जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसको बाहर से पेंट कर देते हैं तो ये बनता है अवतल दर्पण। अवतल, अव माने छोटा, अव माने छोटा, धंसा हुआ। तो जिसकी परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण।
कौन दर्पण? अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। जिसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर ना। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में लगा होता है ना। तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है कि अगर कोई लड़की के फेस पर अगर पेंट हो रही है, पुट्टी चढ़ रही है, तो उसको थोड़ा बारीकी से करके दिखाता है कि कहूँ एक जगह छूट न जाए। छूट गया तो फिर दिक्कत है। मान लीजिए कि किसी की शादी सेट हो रही है और वो लड़की पूरा काली है ना, तो अब उसको फेशियल करा के जाना है। अगर उत्तल दर्पण हम उसको दिखा देंगे तो उसका मुंह छोटा कर देगा, छोटा कर देगा तो बारीकी से फेशियल नहीं हो पाएगी, जहाँ तहाँ छूट जाएगा ना। तो इसी चलते हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है ना। चलिए अब देखते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। से अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जैसे कि पीछे बताए हैं। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? धंसा हुआ होता है। अव माने छोटा ना। हाँ, आगे बोलता है कि अवतल दर्पण में बाहरी सतह से कलई की जाती है। यही है बाहरी सतह। क्या है? बाहरी सतह से कलई की हुई जाती है। कलई माने हिंदी में अगर देहाती भाषा में तो पेंट। क्या? पेंट ना। हाँ, पेंट। अब आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? क्या होता है उत्तल दर्पण? हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं कारण कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, जैसे में ऐसे बनाए थे हम लोग। तो इसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ, उत्तल, उठल ना। हाँ, आगे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के भीतरी भाग को कलई की जाती है। अंदर वाला भाग को इसमें क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, ताकि ऊपर वाला भाग उभरा हुआ परावर्तक सतह बन पाए ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रयोग है, कुछ परिभाषा हैं ना। क्या है, नहीं है, चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण से स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि ध्रुव क्या है? ध्रुव, पोल, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोल ना। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु, तो ये एक आ गया गोलीय दर्पण, यहाँ तो हो गया केंद्र, लेकिन व्यास क्या करता है? गोला को दो या वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोल, और हिंदी में ध्रुव जिसको बोलते हैं। अच्छा, ध्रुव कब होता है? थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। ध्रुव होता है 4। पहले तो होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, तो इसको दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं पूर्वी ध्रुव, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी ध्रुव ना। ध्रुव बोलते हैं, आखिर तो बोलते हैं ना। हाँ, तो यानी कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी गोला हो, अगर बीच का बिंदु, अगर बीच सटीक, अगर बीच में बिंदु होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव कहेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? ध्रुव, पोल। वही बोलेंगे गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। आगे है केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कहता है, परिभाषा देख लेते हैं तब इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक गोला बनाते हैं हम लोग, बीच में सेंटर, बीच में हमेशा केंद्र होता ही होता है। अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा मैथ की तरफ चलते हैं कि केंद्र से परिधि तक के दूरी को, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन फिजिक्स में इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सॉरी वक्रता क्या बोलते हैं? त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर ये बीच में जो केंद्र है इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण कह रहा है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो केंद्र है इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब आगे है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है? देखते हैं क्या बोलता है इसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सही है। तो सबसे पहले एक गोला बनाते हैं, एक सेंटर। तो अब चलते हैं कि केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। सही बात है। केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन अगर फिजिक्स में चले जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? वक्रता त्रिज्या। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।